नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। सीप कैंपस के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं विकारी शब्दों के बारे में और पिछली क्लास में हमने विकारी शब्दों का जो पहला प्रकार है यानी संज्ञा, इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, सर्वनाम। संज्ञा के उस टॉपिक में मैंने आपको 4 अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से बहुत विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। मैंने उस टॉपिक में कहीं भी आपको रटवाने की कोशिश नहीं की। हर बिंदु को, हर फैक्ट को, हर पहलू को मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ अगर आपने संज्ञा को मेरे साथ पढ़ लिया है तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, संज्ञा टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं भी देखा है तो चैनल पर चले जाइए, वहाँ आपको हिंदी फॉर ऑल एंट्रेंस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ क्रम से लगी हुई मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। बात की जाए अगर सर्वनाम की, कि सर्वनाम क्या होता है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रटा हुआ है। आप तीसरी चौथी क्लास से रटते हुए आए हैं कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। बिल्कुल सही है, ये आपने रट रखा है, लेकिन आपने इसको रटा है, कभी समझा नहीं है। तो आज हम लोग एक अलग तरीके से सर्वनाम को समझते हुए पढ़ेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, सिर्फ सर्वनाम क्या है और इसके कितने भेद हैं, ये रट लेने से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न सही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनते हैं और आप वहाँ गलतियाँ करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आते हैं लेकिन वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम क्या है तो आप बहुत अच्छे से रट चुके हैं, बता देंगे, लेकिन अलग तरीके से समझिए। सर्वनाम, सर्वनाम आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। जहाँ सर्व का अर्थ है सब और नाम मतलब नाम। तो आप ये कह सकते हैं कि वे सभी शब्द या ऐसे शब्द जो सबके नाम की जगह प्रयोग हो सकते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम होते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सभी नामों की जगह पर जो शब्द प्रयोग हो सकते हैं वे सर्वनाम हैं। देखिए, अगर आपने मेरे साथ संज्ञा की क्लास ली होगी तो आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संज्ञा ना हो। यानी इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ संज्ञा है। इसका मतलब सभी चीज़ों का नाम संज्ञा है। तो आप उन चीज़ों के नाम के स्थान पर अगर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें वो सर्वनाम है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी शब्द के या किसी भी नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग कर दिए जाते हों या किए जा सकते हों वे सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम यानी वे शब्द जो सबके नाम के साथ, सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हों। अगर बात करें सर्वनाम पदों की कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, ये, वे, आप, कौन, कहाँ, स्वयं, खुद, अपने आप, किसको, किधर, और भी बहुत सारे शब्द। ये हैं आपके सर्वनामी पद। अब एक और पॉइंट नोट कीजिए, जहाँ से प्रश्न बनता है, लिखिए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनामी पद हैं। कौन कौन से? मैं, हम, तुम, वह, यह है, उसके बाद ये, वे, आप, कौन, कहाँ और स्वयं। ये जो आपके 11 शब्द हैं ये मूल शब्द हैं, आपके मूल सर्वनामिक शब्द हैं। और कामता प्रसाद गुरु ने इन्हीं को सर्वनामिक पद माना है। जो बाकी के बचे हुए हैं ये सब इन्हीं 11 पदों में से ही रूप परिवर्तन करके बनाए गए हैं। जैसे शब्द है स्वयं, इस स्वयं से बना दिया गया खुद और इसी से बनाया गया अपने आप। उसी तरीके से कौन शब्द से बना दिया गया किसको और किसे। उसी तरीके से कहाँ से बन चुका है किधर। या मैं से आप बना सकते हैं मुझे, मुझको, मेरे को। आप हम से बना सकते हैं हमारा, तुम से तुम्हारा, तुम्हें, तुझको, तुझे। इस तरीके से बहुत सारे सर्वनामिक पद बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये 11 ही हैं आपके जो ऊपर के सर्वनामिक पद हैं। कामता प्रसाद गुरु ने इन्हीं को मान्यता दी है।
चलिए, अब एक बात जो आपको कोई भी बुक नहीं बताएगी और जल्दी से आपको किसी भी टीचर के द्वारा ये नहीं बताया जाएगा, वो क्या है कि सर्वनाम शब्द की आवश्यकता क्यों होती है। यानी जब हम किसी संज्ञा शब्द के साथ ही चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं, वाक्य को बना लेते हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा शब्द क्यों ला रहे हैं, यानी सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो इसमें लिखिए कि किसी भी वाक्य में संज्ञा के बार बार प्रयोग से उसकी सुंदरता यानी उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, परंतु सर्वनाम पदों के प्रयोग से उसकी सुंदरता बनी रहती है। इसीलिए हमें सर्वनामिक पदों की आवश्यकता होती है। अब समझिए इसकी आवश्यकता कैसे होती है, यानी ये सुंदरता को नष्ट होने से कैसे बचाता है। मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, या मैं आपको 4 लाइन की एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि किसी गांव में एक राम नाम का लड़का रहता था अपनी माता जी के साथ। राम बहुत ही गरीब था। राम रोज़ सुबह जंगल से लकड़ियाँ काटता था, उसके बाद लकड़ियों को बाज़ार में बेचता था, फिर राम उन्हीं पैसों से अनाज खरीद कर लाता और राम की माँ भोजन बनाती। उसके बाद राम और उसकी माँ भोजन करते थे। तो यहाँ मैं राम शब्द का बार बार प्रयोग कर रहा हूँ। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है। लेकिन अगर इसी राम शब्द की जगह मैं वह और उसका जैसे शब्दों का प्रयोग कर दूँ कि किसी गांव में राम नाम का लड़का रहता था, वह अपनी माता जी के साथ रहता था, वे बहुत गरीब थे। राम रोज़ सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता, वह उन लकड़ियों को बाज़ार में बेचता, उन पैसों से अनाज खरीद के लाता, उसके बाद उसकी माता भोजन बनाती और वे लोग बड़े प्यार से भोजन करते थे। तो यहाँ पर जब मैंने राम की जगह वह, उसका और उसके जैसे शब्द प्रयोग कर दिया तो उसकी सुंदरता बनी रही। यहाँ आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक तो मैंने सिर्फ 2 लाइन की कहानी सुनाई है और दूसरी चीज़ हमारा जो कर्ता है वो सिर्फ एक था, राम। लेकिन अगर कोई आप बड़ी कहानी पढ़ें और उसमें एक से अधिक नाम बार बार आए तो उसमें आपको इरिटेशन होने लगेगी, आपको बहुत अजीब सा लगेगा। लेकिन उन नामों की जगह पर अगर हम यह वह उसका इसको इस तरह के शब्द प्रयोग कर दें तो उसकी सुंदरता बनी रहती है। इसीलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं उसके भेदों की। आपने रटा हुआ है कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसे सर्वनाम पद जो किसी पुरुष यानी प्राणी के लिए प्रयोग होते हों वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पुरुष का अर्थ सिर्फ मेल से नहीं है, यानी सिर्फ मर्दों से नहीं है और ना ही सिर्फ मनुष्यों से है। यहाँ पुरुष का अर्थ है प्राणी से, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या कोई भी हो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका मैं, तुम, यह, वह, आप, ये, वे, वो, हम, इस तरीके के शब्द आते हैं। और भी बहुत सारे शब्द, जैसे मैं से आप मेरा बना सकते हैं, हमारा बना सकते हैं, तुम से तुम्हें, तुम्हारा, तुझे, कुछ भी बना सकते हैं। चलिए कुछ वाक्य देखते हैं उदाहरण के लिए। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है। अगर मैं बात कहूँ वह ईमानदार व्यक्ति है तो ये शब्द है वह शब्द आ गया, इसका मतलब ये पुरुषवाचक है। उसी तरीके से मैं कल बाजार जाऊंगा, शब्द है मैं शब्द आया यानी ये पुरुषवाचक है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि वह नहीं आएगा। यहाँ देखिए मैंने भी आ गया, आपसे भी आ गया और वह भी आ गया। ये तीनों ही शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इन शब्दों को देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या नहीं है। अब एक और बात, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें आप 3 तरह के शब्द देख रहे हैं। इस उदाहरण से समझिए। एक है मैंने, दूसरा आपसे और तीसरा वह है। ये जो मैंने शब्द है ये क्या बता रहा है? मैंने कहा था, यानी जो किसी बात को कह रहा है। ये मैंने शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर मैं किसी बात को कह रहा हूँ तो मैंने कौन है? मैं हूँ। उसके बाद आपसे,
मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे यानी दूसरे व्यक्ति आप हैं, वह नहीं आएगा। वह कौन? कोई तीसरा व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति। तो वो तीसरा व्यक्ति है। यानी किसी भी वाक्य में पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं। एक वो जो किसी बात को कहता है, दूसरा वो जिससे बात कही जाती है, और तीसरा वो जिसके बारे में बात की जा रही हो। ये 3 पुरुष होते हैं किसी भी पुरुषवाचक में। किसी किसी वाक्य में तीनों पुरुष प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन किसी किसी में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी मौजूद होते हैं। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है, यहाँ ना तो मैंने शब्द है ना आपसे, यानी कहने वाला और सुनने वाला दोनों एब्सेंट हैं, लेकिन फिर भी वह ईमानदार व्यक्ति है। ये वाक्य कोई ना कोई तो कह रहा होगा, जो कि यहाँ नहीं दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी किसी के द्वारा तो ये बात कही गई कि वो ईमानदार है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रयोग हुआ है, वो कहने वाला व्यक्ति एक है, और दूसरा वो है जो सुन रहा है, और तीसरा तो ये है ही ईमानदार व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो तीनों व्यक्ति हैं, एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो, इन तीनों व्यक्तियों को अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए क्या क्या। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम का वह पुरुष जो किसी बात को कहता या फिर लिखता हो। यानी जब यहाँ मैंने कहा कि मैंने आपसे कहा था, तो कहने का काम किसका था? मेरा। तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। अभी इसको और मैं समझाऊंगा, फिलहाल आप सुनते चलिए। तो जो किसी बात को कहता है या किसी बात को लिखता है, वो आपका उत्तम पुरुष होता है। तो कहने वाला वक्ता और लिखने वाला लेखक, यानी वक्ता या लेखक आपका उत्तम पुरुष है। फिर है मध्यम पुरुष। ये होता है पाठक या फिर श्रोता, यानी जो किसी चीज़ को पढ़ रहा हो या किसी के द्वारा कही गई बात को सुन रहा हो, वो होता है मध्यम पुरुष। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो व्यक्ति होता है जिसके विषय में बात की जा रही हो। यानी अगर इस उदाहरण से देखें तो मैं बात कह रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, आपसे कहा था, यानी आप सुन रहे हैं, तो आप मध्यम पुरुष हैं। वह नहीं आएगा। वह मतलब कोई तीसरा व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, तो वो है अन्य पुरुष। अब समझिए इसको आप याद कैसे रखेंगे। आपको रटना नहीं है कि उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष कौन होता है। समझते चलिए, नीचे से शुरू कीजिए। अन्य पुरुष, अन्य मतलब कोई दूसरा एक्स्ट्रा बंदा। तो एक हूँ मैं, एक है आप। ना तो मैं अन्य हूँ ना आप, लेकिन बात किस, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, लेकिन बात हो रही है किसी तीसरे के बारे में, किसी अन्य के बारे में। तो वो होता है आपका अन्य पुरुष। यहाँ से आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम कौन है? मध्यम मतलब बिचौलिया, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मीडिएटर। मध्यम पुरुष यानी वो जो ना तो बात को कह रहा है और ना ही वो जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी उस बात का संबंध इस मध्यम पुरुष वाले व्यक्ति से कहीं तक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो आज नहीं आएगा। इसी वाक्य में देखिए कि मैंने कहा था कि वो नहीं आएगा, ठीक है। कहा मैंने, और कहा किसके बारे में? उसके बारे में। आप कौन हैं? आप बिचौलिया हैं जो दोनों की बातों को सुन रहे हैं। तो आप हुए फिर मध्यम पुरुष, यानी जो किसी बात को सुनता है या फिर पढ़ता है, वो मध्यम पुरुष है। फिर है उत्तम पुरुष। एक तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मध्यम भी हो गया, अन्य भी हो गया, तो बचा कौन? उत्तम पुरुष बचा, और वो बचा जो किसी बात को कह रहा है, तो वो हो गया उत्तम पुरुष। या फिर ऐसे समझिए, उत्तम मतलब महान, और कोई भी इंसान अपने सिवा किसी और को महान नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता। तो उत्तम कौन है? महान कौन है? मैं हूँ। मैं यानी जो बात को कह रहा है। तो उत्तम पुरुष में वो होता है जो किसी बात को कहता है। तो आपने उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष को समझ लिया। अब सर्वनामिक पद देखिए कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, मध्यम में कौन कौन से, और अन्य में कौन कौन से। उत्तम पुरुष कौन? जो कहानी को या किसी चीज़ को या अपनी बात को कह रहा हो। तो इसमें आपके शब्द आते हैं मैं या फिर हम। कहानी कौन कहेगा? मैं कहूँगा, या फिर एक से अधिक है तो हम कहेंगे।
तो मैं और हम आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। आपके मध्यम पुरुष में कौन आता है? अगर बात मैं कह रहा हूँ तो सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं, या फिर तुम सुन रहे हो, तू सुन रहा है। यानी कि आप, तुम, तू, तुम्हारा, ये सभी आपके मध्यम पुरुष हैं। आप, तू, तुम्हारा, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। तुम, तुम्हारा, तुझे, तुझको। अन्य पुरुष में आता है वो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही हो। तो बात किसके बारे में होगी? उसके बारे में होगी। तो वह, उसका, उसके, ये, वो, ये सभी शब्द आपके अन्य पुरुष में आएंगे। ये तो हो गई, आपने समझ लिया तीनों को उदाहरणों के माध्यम से, यानी कौन कौन से शब्द किस किस में शामिल हैं। अब एक और बात लिखिए नोट डाल करके, इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए, ना तो ये चीज़ आपको किसी किताब में मिलेगी, ना कोई टीचर जल्दी से आपको ये पढ़ाएगा। नोट में लिखिए कि देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आप शब्द है ये मध्यम पुरुष है, लेकिन आप नोट में लिखिए कि यदि आप शब्द का प्रयोग, यानी इस आप शब्द का प्रयोग किसी का परिचय देने के लिए किया जाए तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे उदाहरण में लिखिए कि मान लीजिए एक वाक्य लिखा जाए कि महात्मा गांधी गुजरात में पैदा हुए और आप देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि महात्मा गांधी गुजरात में पैदा हुए और आपकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है महात्मा गांधी की। उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन आप शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के बारे में कर रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप शब्द प्रयोग हो रहा है किसके बारे में? अन्य पुरुष की तरह, लेकिन ये तब होगा जब इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, यानी परिचय दिया जाएगा। चलिए, तो अब हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो बचे हुए 5 प्रकार हैं उनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास को अब यहीं ओवर करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।